राम संजीवनी इंटर कॉलेज कलवरिया जबरापुर से अशोक कुमार बीमल। आज कक्षा 10 के नेक्स्ट भाग पर आएंगे। जो पिछला वीडियो न देखे हों वो जाइए चैनल पर, और उस चैनल पर मेरे जैव प्रक्रम जो जैसा चैप्टर चल रहा है कक्षा 10 का जैव प्रक्रम, उसके जो 2 वीडियो पहले से पढ़ चुके हैं उनको देखिए। उसी के आगे का पार्ट है ये, जिसका नाम है श्वसन। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होता है, हम आप लोग सभी लोग जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया निरंतर हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उस पर कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमको ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, क्या पादपों में भी उत्सर्जन श्वसन होता है, तो ये चीजें हम आज यहाँ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, श्वसन वैसे कहा जाए तो श्वसन क्या करता है कि यह वह प्रक्रम है जिसमें पाचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जो पाचित भोजन है उससे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। उसी के माध्यम से यह ऊर्जा श्वसन में, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो ये कैसे कन्वर्ट होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो श्वसन ऐसा प्रक्रम है जो ऑक्सीकरण के माध्यम से हमको ऊर्जा का प्रदान करता है। ठीक है, पहली बात तो श्वसन में जो ऊर्जाएं हैं वो कहाँ पर केंद्रित रहती हैं, कहाँ पर इकट्ठा रहती हैं, जो जिसकी वजह से जो है ये जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर को प्रदान होता है, मिलता है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा भाग है वो है कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी जीवित जीव हैं उनमें सभी में ऊर्जा जो है समाहित होती है, निहित होती है, और वो किस रूप में होती है जिसका नाम है A, T और P। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है। ठीक, अब इस ऊर्जा का उपयोग हम श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तब उसमें एटीपी से यह परिवर्तित होकर के यह एडीपी में आ जाती है। किसमें आ जाती है? एडीपी में। ठीक है, तो एटीपी से एडीपी का जैसे मैंने बताया कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का क्या होगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राई का मतलब जो फास्फेट के जो मूलक हैं वो 3 होंगे, और डाई का मतलब है जो फास्फेट के मूलक हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, एक फास्फेट मूलक यहाँ टूटने पर हमको 38 एनर्जी जो है 38 एटीपी के रूप में प्राप्त होती है जो ऊर्जा है। ठीक है, कितनी? 38। अब यदि पूछा जाए कि इससे एक एटीपी अणु के टूटने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 673 किलो कैलोरी। कितनी? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको एक एटीपी अणु के विखंडन से या टूटने से हमको प्राप्त होती है। तो एक एटीपी यहाँ देखते हैं कि एक एटीपी ही जा रहा है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एटीपी जो है एक एडीपी में बदल जा रहा है। इसका मतलब फास्फेट मूलक का जो एक मूलक है वो जो है टूट करके 2 मूलकों में हो जाता है, 3 की जगह 2 हो जाते हैं। तो इसका आशय यह है कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है उसमें मूलक जो है जो एटीपी के अणु है माइटोकॉन्ड्रिया में वो टूट करके एडीपी में परिवर्तित हो जाते हैं, और 673 किलो कैलोरी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, उस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं? अपने अन्य कामों में करते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये 2 चरणों में होती है। जो एटीपी का जो श्वसन की प्रक्रिया है वो सिर्फ 2 चरणों में होती है। पहला है गैसों का विनिमय, है ना। हम आप लोग क्या कर रहे हैं? गैसों का विनिमय कर रहे हैं। वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यही चीज गैसों का विनिमय कहलाती है। दूसरा है कोशिकाओं में भोजन के अणुओं का विखंडन कर ऊर्जा मुक्त करना, है ना। जब हम गैसों का आदान प्रदान करेंगे तो जो कोशिकाओं में उपस्थित जो ऊर्जा है वो हमको प्राप्त होगी। ठीक है, उनके अणु जो भोजन के अणु हैं उनसे हमको एनर्जी जो मिली, उनके अणुओं का विखंडन हुआ और उससे ऊर्जा मुक्त हो गई। जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उसका हमारे शरीर में उपयोग होता है। ठीक,
इसके बाद श्वसन दो प्रकार का होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि श्वसन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय, इसी का दूसरा नाम भी है ऑक्सी श्वसन और इसका अवायवीय का दूसरा नाम है अनाक्षी श्वसन। अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन या अनाक्षी श्वसन क्या होते हैं, है ना, ये भी तो जानना है। तो जो पहला है वायवीय श्वसन, उसमें वायु की उपस्थिति में, जो जीव वायु की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, वो जो है वायवीय श्वसन कहलाएगा, ठीक। और जो जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वो जो है अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाएगा, ठीक। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, है ना। जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो निश्चित है कि वो कैसा होगा, वायवीय श्वसन होगा या ऑक्सी श्वसन होगा, ठीक है। और ये ऊर्जा कहाँ होती है, जो ये विखंडन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी जीव हैं जो जीवित अवस्था में यहाँ पाए जाते हैं, वो सभी जो है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अवायवीय या अनाक्षी श्वसन। कुछ जीव जैसे ईस्ट और जीवाणु, है ना, ईस्ट और जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक। तो यह जो प्रक्रिया है, एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, और दूसरी बात जो यह प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में हो रही है। कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव्य में। इससे पहले आपने देखा कि जो वायवीय श्वसन था वो कहाँ हो रही थी, उसकी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, लेकिन अनाक्षी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। तो कोशिका तो आपको पता ही है, कोशिका दो प्रकार की है ना, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं वो अधिकतर जो है जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में ही करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो है श्वसन के लिए जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें पाया नहीं जाता, ठीक है। तो आते हैं जो वो प्रोकैरियोटिक, इसके बाद यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। तो यूकैरियोटिक में जितनी कोशिकाएं होती हैं, चाहे एक कोश की जीव हो चाहे बहु कोश की जीव हो, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जितने भी जीव होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति की वजह से जो ऊर्जा होगी, है ना, जो श्वसन की प्रक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है निश्चित तौर से जो है वायवीय श्वसन के अंतर्गत आएगी, ठीक। इसके बाद अब देखते हैं पादपों में कैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है ना। ये तो जीवों के बारे में हो गया, आइए पादपों में देखते हैं। अब देखिए पादपों में कैसे श्वसन होता है ना, तो यहाँ पर डालेंगे हम पादपों में श्वसन, ठीक। अब पादपों में श्वसन की प्रक्रिया जहाँ आएगी तब देखिए जंतुओं में तो आपने देख लिया आना, जंतु का मतलब सभी प्राणियों में। और पादपों में कैसे श्वसन होता है, तो पादपों में श्वसन हमेशा रंध्रों के माध्यम से होता है। इनके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें आपको रंध्रों के बारे में बताया गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। उसी के आगे है ये कि जो रंध्र होते हैं उसमें अच्छी तरह से आपको बताया गया कि रंध्र जो होते हैं पत्तियों में, उन्हीं के माध्यम से जो है जो आवागमन है या श्वसन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। तो पादपों में श्वसन रंध्रों के माध्यम से होता है। दूसरी बात, और यदि हम चित्र की सहायता से देखें तो देखिए ये जो है लीफ हो गई, पत्ती हो गई, है ना, और इन पत्तियों में जो ये रंध्र छोटे छोटे पाए जाते हैं, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ये पादप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक। अब CO2
और O2, दो चीजें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना ये किसके अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, दूसरी बात हम ये करते हैं कि पादपों में जो श्वसन होता है वो अधिकतर दिन में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उस समय अधिक होती है और जो रंध्रों का खुलना है और जो बंद होना है, यह प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है और रंध्रों का खुलना और बंद होना, ये दोनों चीजें दिन में अधिकतर ज्यादा होती हैं। लेकिन कहते हैं कि रात्रि में भी श्वसन की क्रिया करते हैं, पादप जो है रात्रि में भी करते हैं, है ना। तो रात्रि में क्या करते हैं वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर निकालते हैं अधिकतर, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते तो हैं, लेकिन साथ में इस कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में फैल जाती है तो इसका फिर जब दिन निकलता है तो इसका जो है फिर क्या करते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं अपनी तरफ और फिर से भोजन बनाने की प्रक्रिया में या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पुनः इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। और मनुष्यों द्वारा जो श्वसन की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका भी उपयोग ये लोग करते हैं, ठीक। तो जो गैसों का आदान प्रदान है, जो गैसों का विनिमय है, वो पादपों में कहां से होगा, रंध्रों से। बात समझ में आई, ठीक। तो यह प्रक्रिया पादपों में भी और जंतुओं में भी दोनों प्रकार से ये पाई जाती है। इसके बाद चलिए आइए देखते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है ना। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में और तीसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो ग्लूकोज, जैसे हम जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6, ठीक। अब ये C6 में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है ना। तो 6 कार्बन जब कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन वो श्वसन की प्रक्रिया में, जब कोशिका द्रव्य में श्वसन प्रक्रिया हो रही है तो यह 3 अणु वायु में जो है क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। और हमको ऊर्जा प्राप्त कर जो है मिल जाती है, तो पाइरुवेट जो है बन जाता है। पहली बात हम सबसे शुरू में समझिए कि कार्बन के जो 6 अणु हैं वो पाइरुवेट में चेंज होंगे, जिसमें से 3 अणु वायु में जो है चले जाते हैं और ऊर्जा हमको मिल जाती है। फिर इसके बाद पाइरुवेट से फिर हम यह चार्ट देखेंगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखते हैं कि ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो ईस्ट में जब श्वसन की प्रक्रिया होगी तो ग्लूकोज के जो अणु हैं वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है निकल जाएंगे और ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, ठीक। जो ग्लूकोज है C6H12 और O6 जो इसके अणु हैं वो क्या होंगे, ईस्ट में श्वसन की प्रक्रिया में एथेनॉल में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और जो बचेगा वो हमको ऊर्जा के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। ये किण्वन क्रिया के माध्यम से होगा। दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव। तो ऑक्सीजन के अभाव में जैसे हमारी पेशियां हैं उनमें जब अभाव होता है ऑक्सीजन का तो वो जो है श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का किस प्रकार खंडन करते हैं, तो वो खंडन करने पर जो है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ठीक, ये लैक्टिक अम्ल बनेगा और हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होगी, ठीक। अनुपस्थिति में ईस्ट में और अभाव में पेशियों में और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थिति में, ठीक है। तो उपस्थिति में जब ग्लूकोज का खंडन होगा तो CO2 और जल ये बन जाएगा, ठीक, और ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो है चार्ट है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अक्सर जो है कि ग्लूकोज का जब विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होता है तो किस प्रकार ग्लूकोज का खंडन होता है और कौन कौन से तत्व बनते हैं। तो अनुपस्थिति में एथेनॉल बनेगा,
अभाव में लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो ऑफिशियल चैनल है इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।